तो हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू मेटा एकेडमी। तो जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है फ्रिक्शन को डिस्कस करा था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया था और कुछ केसेस हमने देखे थे उस लेक्चर में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स, उनके दरमियान जो है ग्राफ वो कैसे आने वाला है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कर रहा हूं, तो एक ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन आपके अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपका एब्सिस का है, एब्सिस का पे मैं ले रहा हूं अप्लाइड फोर्स, ये आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक। और ऑर्डिनेट पे, ये आपका ऑर्डिनेट है इस ऑर्डिनेट पे क्या ले रहा हूं मैं, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो हमने क्या देखा था, अप टू लिमिटिंग कंडीशन जितना हम यहां से अप्लाई फोर्स कर रहे थे उतना ही रेजिस्टेंस हमें बैक मिल रहा था, उतना ही रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था, वापस जो रेजिस्टेंस मिल रहा था ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो हमने देख लिया कि जितना हम यहां से अप्लाई करेंगे फोर्स उतना ही हमें रेजिस्टेंस वहां से फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा मिलेगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहां से अप्लाई फोर्स जो है अगर वो मैं जीरो करता हूं, क्या करता हूं, जीरो करता हूं, तो अप्लाई फोर्स जैसे जीरो होगा तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जितना मैं यहां से फोर्स दूंगा तभी तो मेरे पास वो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। अगर मैं अप्लाई ही नहीं कर रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है। तो यहां से इन दो फोर्स के दरमियान हमें कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि अप टू सम कंडीशन या अप टू सम लिमिट जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा रेजिस्टिव फोर्स, उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा। जितना आप यहां से दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उतना ही आपको वापस मिलेगा अप टू सम लिमिट। तो वो लिमिट क्या है, वो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, वो है आपका लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन तक जितना आप यहां से अप्लाई फोर्स कर रहे थे उतना ही आपको जो है वहां से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट तक जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही आपको वापस फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है लिमिटिंग कंडीशन या इंपेंडिंग मोशन कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन, इस कंडीशन तक, इस लिमिटिंग कंडीशन तक जितना आप फोर्स दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी वापस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद हमने क्या देखा था, इस कंडीशन के बाद जो है अगर थोड़ा सा भी आपने अप्लाई फोर्स को इंक्रीज किया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसके बाद ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इस लिमिटिंग कंडीशन पे हमने थोड़ा अप्लाई फोर्स को इंक्रीज करा, तो जो आपका ब्लॉक है वो तो मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहां तक, इस पॉइंट तक अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। कौन सी लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। लेकिन जैसे ब्लॉक मूव करेगा वहां पे जो फ्रिक्शन आने वाली होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो इस पॉइंट के बाद अगर हम थोड़ा फोर्स, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो जो ये फ्रिक्शन लगने वाली होगी उस ब्लॉक पे वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि जो ब्लॉक है इस लिमिटिंग कंडीशन के बाद वो मूव करेगा। अगर हम फोर्स में, अप्लाइड फोर्स में, अप्लाइंग जो फोर्स है अगर हम उसमें क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहां से जो आप पहले हमने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगने वाला होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, बहुत ही ज्यादा लगने वाला है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि जैसे ब्लॉक ने मूव किया, अब जो आप फोर्स, जो पहले आप फोर्स दे रहे थे अप टू दिस लिमिट, वो तो ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने उस एडिसिव बॉडी को भी ब्रेक कराना था। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स आने वाला, अब जो आप अप्लाई करोगे फोर्स इस ब्लॉक पे, वो कम होगा एज कंपेयर टू जो आपने यहां तक किया है। ठीक, तो यहां तक इस लिमिटिंग कंडीशन तक जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है अब उससे कम फोर्स देखने को मिलेगा। ये जो फ्रिक्शन है इस लिमिटिंग कंडीशन के बाद ये सडन डिक्रीज होता है। क्या होता है, सडन डिक्रीज होता है इस फ्रिक्शन में, और फिर ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लिमिटिंग कंडीशन है वहां तक ब्लॉक स्टैटिक है, रेस्ट में है। लिमिटिंग कंडीशन के बाद आपका ब्लॉक जो है वो मूव करेगा,
लेकिन जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, अप्लाइंग फोर्स जो है उसको जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो, आपका ब्लॉक जो है मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाली है। काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाली है तो मतलब क्या है, फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगने वाला है उस ऑब्जेक्ट पे, उस ब्लॉक पे, एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से इस पॉइंट तक जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमें कुछ इस तरह देखने को मिला। इस लिमिटिंग कंडीशन के बाद ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सडन डिक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इसी में और एक चीज है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन या आप एजम्पशंस भी बोल सकते हैं। तो वो देखते हैं वो क्या है, वो कुछ 4 पॉइंट्स हैं वो हम यहां पे नोट करेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें वो हम लिखेंगे। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंटैक्टिंग सरफेस एरिया। पहला पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन, यहां से लिखो फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंटैक्टिंग सरफेस एरिया, फ्रॉम contacting surface area। आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है क्या, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, कंटैक्टिंग सरफेस एरिया। हमने क्या देखा था, उस ब्लॉक का जो नॉमिनल कॉन्टैक्ट एरिया था वो बहुत ही ज्यादा था एज कंपेयर टू जो हमने ट्रू एरिया इन कॉन्टैक्ट देखा था। ठीक है, तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब हमने क्या देखा था कि वो एरिया ज्यादा है और वहां से हमें एक्चुअल में पता चला कि वो जो एरिया है वो बहुत ही कम है। तो ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है द ratio of friction force, the ratio of friction force and normal reaction, the ratio of friction force and normal reaction is constant, ये पॉइंट तो आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, एट लिमिटिंग कंडीशन जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नॉर्मल रिएक्शन, और आप ये इस पॉइंट से ये अंदाजा कर सकते हो कि जितना अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी ब्लॉक का अगर वेट ज्यादा है, क्या है, अगर वेट ज्यादा है उतना ही उस पर फ्रिक्शन आने वाली है। जितना वेट उसी हिसाब से वहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करने लगेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एट लिमिटिंग कंडीशन जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन। फिर हमने क्या कहा था, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर यहां पे हमने म्यू को इंट्रोड्यूस किया था जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहां से हम कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स का रेशियो, मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो ले रहे हैं। तो यहां से हमें वो म्यू के बराबर देखने को मिल रहा है। म्यू एक कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है। इस पॉइंट का यही मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले तो वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। यहां पे देखो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है ये म्यू टाइम्स एन के बराबर है। मतलब क्या है, ये जो म्यू है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सरफेस। अगर रफ सरफेस है तो म्यू ज्यादा है, अगर स्मूथ सरफेस है तो म्यू जो है आपका वो कम आने वाला है। तो मतलब अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, जितना नॉर्मल रिएक्शन हमने क्या देखा था, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर था, वो तो W के बराबर ही था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने वो पॉइंट वहां पे नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट लाया। तो फिर
एफ डिवाइडेड बाय एन, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय एन। यहां से फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, मतलब म्यू सरफेस कैसी है और नॉर्मल डायरेक्शन क्या आ रही है, ठीक है। तो जितना जैसे म्यू, मतलब अगर म्यू कम मिल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम देखने को मिलेगा, अगर म्यू ज्यादा है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, जो म्यू है वो रफ सरफेस का ज्यादा है, रफ सरफेस का क्या है, ज्यादा है। अगर रफ सरफेस का म्यू ज्यादा है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है उस सरफेस पे, यदि म्यू ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पे ज्यादा आने वाला होगा। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स हम स्मूथ सरफेस की बात करें, स्मूथ सरफेस पे म्यू जो है उसका वैल्यू जो है म्यू का वो कम होता है। मैंने पहले ही कहा था कि म्यू जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस पे, तो स्मूथ सरफेस का म्यू जो कम होता है। अब अगर स्मूथ सरफेस की फ्रिक्शन हम देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स स्मूथ सरफेस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रफ सरफेस पे हमें फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलेगी, तो स्मूथ सरफेस पे हमें फ्रिक्शन जो है वो कम देखने को मिलेगी, ठीक। थर्ड पॉइंट जो हम लिख रहे हैं, द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, ठीक। द फ्रिक्शन force depends on type of surface, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सरफेस, जो हमने डिस्कस किया अभी। फोर्थ जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, काइनेटिक friction force is independent from velocity, is independent from velocity, but at higher velocity, it decreases, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी हाई होगी काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, ठीक। एट हायर वेलोसिटी काइनेटिक फ्रिक्शन विल डिक्रीज, ठीक। ये था, ये 4 पॉइंट्स। हाँ, ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो है ये खाली वैलिड है, only valid for kinetic friction, only valid for kinetic friction, फोर्थ पॉइंट जो है, ये जो 3 पॉइंट है ये स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है ये खाली जो वैलिड है वो किसके लिए है, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। ये हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में भी सीखा था, तो यहां से भी हमने ये नोट्स के फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन एंगल एंड एंगल ऑफ रिपोज। क्या करते हैं बात, फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है फ्रिक्शन एंगल एंड क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, वो हम देख लेते हैं। पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है या फ्रिक्शन एंगल जो है, फ्रिक्शन एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रिक्शन एंगल
it is an angle between it is an angle between resultant और ये रिजल्टेंट किनका, रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट किनका, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किनके दरमियान ये एंगल है, एंगल ये जो फ्रिक्शन एंगल है किसके दरमियान है, ये है रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान। ठीक, तो यहां से हम समझते हैं ये है सरफेस और ये है हमारा ब्लॉक जो इस सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, और यहां से डाउनवर्ड्स में हमें देखने को मिल रहा है सेल्फ वेट जो कि W के बराबर है, और यहां से हम फोर्स P को अप्लाई कर रहे हैं, हमें यहां से वापस देखने को मिल रहा है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स F जो कि बराबर है म्यू N के बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, म्यू N के बराबर है, और यहां से हमें एक नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि N है, क्या है, N है, ये है नॉर्मल रिएक्शन N। अब अगर मैं इन फोर्स को देखो, यहां से अप्लाई आप फोर्स कर रहे हो, वहां से आपको फ्रिक्शनल फोर्स वापस मिल रहा है, और ये है सेल्फ वेट डाउनवर्ड्स और एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो इन फोर्स को अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह है, यहां से आपका अपवर्ड्स जो लग रहा है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन, और जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, वो बराबर है, यह है फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर म्यू N के बराबर। ठीक, और इनके बीच का रिजल्टेंट, इनके बीच मतलब इनका रिजल्टेंट इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज एन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो इनके दरमियान, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो हमें एंगल देखने को मिलेगा वो होगा आपका फ्रिक्शन एंगल, और इस फ्रिक्शन एंगल को हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे, फाई से हम डिनोट करते हैं। ठीक, ये म्यू N है, ये म्यू N है, ये भी म्यू N है, ये भी, ये म्यू N है, लेकिन ये भी तो म्यू N होगा। ठीक, ये भी क्या होगा, म्यू N। अगर मैं यहां से tan फाई का यूज करूं, क्या करूं, tan फाई जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर है, मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये एंगल है, इसके अपोजिट में जो भी होगा वो आपका परपेंडिकुलर बनेगा इस ट्रायंगल में। तो एंगल के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, ये, और ये जो साइड है ये किसके बराबर है, म्यू N के बराबर है, डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है, एडजेसेंट टू एंगल, तो एडजेसेंट टू एंगल मतलब क्या है, ये वाला साइड, ये किसके बराबर है, ये N के बराबर है, ये N से N कैंसल। तो यहां से आपका tan फाई जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू, हमें जरूरत है फाई का वैल्यू, फाई जो मिल रहा है वो मिल रहा है tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब अगर आपको फ्रिक्शन एंगल निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है। अगर आपने पता है कि म्यू क्या है तो आप इजीली जो है फ्रिक्शन एंगल को निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड
नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। किसकी बात करते हैं? एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब हमने क्या किया, हमने जो अभी देखा था फ्रिक्शन एंगल, वो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा था, उसका सेल्फ वेट आ रहा था, हम एक फोर्स दे रहे थे, हमें उस फोर्स के अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिल रहा था और एक नॉर्मल रिएक्शन भी हमें देखने को मिल रही थी वहां से। तो हमने फ्रिक्शन एंगल वहां से फाइंड आउट किया जो कि tan इनवर्स, जो कि फाई से हमने डिनोट किया था फ्रिक्शन एंगल को, वो आया था बराबर किसके? tan इनवर्स म्यू के बराबर। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है, यहां से क्या कर रहा हूं मैं, ये आपकी सरफेस थी, ठीक, लेकिन अब इस सरफेस को मैं क्या कर रहा हूं? इंक्लाइन कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? इंक्लाइन कर रहा हूं। इस सरफेस को मैंने क्या किया? इंक्लाइन किया। इस सरफेस को मैंने क्या किया? इंक्लाइन किया। अब जैसे ही इस सरफेस को मैंने इंक्लाइन किया, ये आपका ब्लॉक कुछ इस तरह होगा, ठीक, ये आपका ब्लॉक जो है कुछ इस तरह होगा। अब इस ब्लॉक पे, अब ये इंक्लाइन कितना किया मैंने, मुझे इतनी इंक्लेशन देनी है इस सरफेस में ताकि ये जो आपका ब्लॉक है, जो इस ब्लॉक और ये जो सरफेस है जिसको हमने इंक्लाइन किया है, ये लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंचे। कहां तक? लिमिटिंग। फिर जरा सा भी अगर हम इंक्लेशन प्रोवाइड करें उस टाइम, तो जो आपका ब्लॉक है वो स्लाइड डाउन करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं? लिमिटिंग कंडीशन तक हमने इस सरफेस को क्या करना है? इंक्लाइन करना है। ठीक है, तो लेट अस से कि जिस एंगल से हमने इस सरफेस को इंक्लाइन किया है उसका नाम हमने रखा थीटा। क्या किया? क्या रखा है? थीटा रखा है। हमने थीटा एंगल पे इस सरफेस को इंक्लाइन किया। थीटा एंगल पे हमने इंक्लाइन किया, मतलब आपका ब्लॉक जो है वो तो स्लाइड डाउन नहीं कर रहा है, वो भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंचा है। लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंचा है। अब यहां से इस ब्लॉक का हमें सेल्फ वेट देखने को मिलेगा। ठीक, इस ब्लॉक का क्या होगा? इस ब्लॉक का सेल्फ वेट हमें देखने को मिलेगा जो कि W के बराबर है। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक नॉर्मल खींच रहा हूं। ठीक, यह आपका एक नॉर्मल है जो इस सरफेस के साथ 90 बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। ठीक, इस सरफेस के साथ क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। ये एंगल जो है ये भी आपके पास कितना है? 90 है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात अगर मैं करूं, इस वाले एंगल की बात अगर करूं, कितना होगा? ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये इस ट्रायंगल में, इस छोटी सी ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हमने नॉर्मल खींचा है, इस सरफेस के साथ 90 बना रहा है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये छोटा सा एंगल कितना होगा हमारे पास? ये भी कितना होगा? थीटा। ठीक, क्या होगा? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, तो ये एंगल कितना बच रहा है यहां से माइनस करके? थीटा। ठीक, ये तो सेल्फ वेट लग रहा है। क्या लग रहा है? सेल्फ वेट लग रहा है। इस सरफेस पे हमने इस सरफेस को हमने इंक्लाइन किया। इंक्लाइन जैसे ही किया, हमने देखना है कि इस ब्लॉक पे जो डाउनवर्ड जो स्लाइडिंग फोर्स है वो कितना लगने वाला है।
ताकि इस ब्लॉक को वो क्या करे, स्लाइड डाउन करे। वो कितना लगने वाला है और डाउनवर्ड्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखो एक नॉर्मल रिएक्शन आने वाली है जो कि नॉर्मल टू सरफेस है, जो क्या होगी, नॉर्मल टू सरफेस। तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है जो कि नॉर्मल या हम कहे परपेंडिकुलर टू सरफेस है। क्या कहे, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है, नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर मैं इस W को रिजॉल्व करूं, इस सेल्फ वेट को क्या करूं, रिजॉल्व करूं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है आपका फोर्स जो है यहां से कितना आने वाला है, ये होगा W, ये एंगल थीटा है तो cos थीटा, ये होगा W cos थीटा। और यहां से एक फोर्स आने वाला है जो कि स्लाइडिंग फोर्स है, जो इस ब्लॉक को करेगा, मतलब ये जो इस ब्लॉक पे कैसा एक्ट करेगा, एज अ स्लाइडिंग फोर्स एक्ट करेगा, मतलब ये इस ब्लॉक को स्लाइड डाउन करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स जो लगने वाला होगा। और ये कितना होगा, W sin थीटा, W sin थीटा। अब इस W sin थीटा, ये जो डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है, ये जो स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है, जो इस ब्लॉक को क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्लाइड डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसके अपोजिट इस सरफेस में एक फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगा। हमने पहले ही कहा, हमने कितनी इंक्लिनेशन प्रोवाइड की है, लिमिटिंग कंडीशन तक हमने इंक्लिनेशन प्रोवाइड की है। मतलब उसके बाद अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइन हुआ ये सरफेस, इंक्लिनेशन में अगर हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो जो ब्लॉक है वो स्लाइड डाउन करेगा। लेकिन यहां से हम क्या कह रहे हैं, ये लिमिटिंग कंडीशन में है, तो इसका मतलब यहां से हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इस W sin थीटा के अपोजिट में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो डाउनवर्ड लग रहा है ये फोर्स इस वेट के कारण, ये अपवर्ड मतलब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ये इस डाउनवर्ड स्लाइडिंग फोर्स के अपोजिट में आएगा। तो मतलब यहां आएगा ये, जो कि बराबर है म्यू एन के बराबर है। किसके बराबर है, म्यू एन। अब देखो W sin थीटा डाउनवर्ड्स, और ये इसके अपोजिट में हमें देखने को मिल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका सेल्फ वेट है, और इस सेल्फ वेट को हमने रिजॉल्व करके ये कहा कि एक नॉर्मल फोर्स, मतलब जो हमने यहाँ पे कहा था कि इस नॉर्मल टू सरफेस, ये जो लाइन हमने खींची है, ये क्या खींची है, नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये जो यहाँ पे फोर्स लगने वाला होगा वो कितना होगा, W cos थीटा। क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है N, आपकी नॉर्मल रिएक्शन N जो है वो बराबर होगी W cos थीटा, कह सकते हैं, यस, ठीक। अब ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अगर मैं आपको कहूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, मतलब इस सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो जीरो है। ब्लॉक को अगर मैं इस सरफेस पे रखूं, ये तो स्लाइड डाउन करेगा। क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है। अब इस ब्लॉक को मैंने होल्ड करना है, मैंने रखना है इसी पोजीशन पे, इस ब्लॉक को रखना है, तो कितना फोर्स मुझे अप्लाई करना होगा ताकि ये जो ब्लॉक है ये अपनी कंडीशन पे रहे, अपनी पोजीशन पे रहे। क्या रहे, अपनी पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे रखने के लिए इस ब्लॉक पे कितना फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है ताकि ये फ्रिक्शन इज जीरो, मतलब फ्रिक्शन हमने कहा कि ये जो फ्रिक्शन है ये जीरो है। अगर फ्रिक्शन जीरो है तो जैसे इसको इस ब्लॉक को मैं यहां रखूं, ये तो स्लाइड डाउन करेगा। अब मैंने ये मतलब ये निकालना है कि कितना फोर्स मुझे रिक्वायर्ड होगा व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो, कितना फोर्स मुझे रिक्वायर्ड है इस ब्लॉक को होल्ड रखने में। तो क्या कह सकते हैं आप, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो आपका क्या है, डाउनवर्ड स्लाइडिंग फोर्स जो है वो W sin थीटा है। तो मतलब हमें इतना ही फोर्स इस अपोजिट, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। जैसे हम W sin थीटा यहां से भी अप्लाई करेंगे, मतलब जितना यहां से आ रहा है उतना यहां से भी आ रहा है, आपका जो ब्लॉक है वो क्या रहेगा, इसी पोजीशन पे रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, इफ फ्रिक्शन इज जीरो, इफ friction is equal to zero, P minimum force required to hold this block, P minimum is equal to कितना होगा, W sin थीटा। हमने इतना फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई करना है ताकि ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड डाउन ना करे, ये अपनी पोजीशन पे क्या रहे, स्टैटिक रहे। ठीक है,
तो इस कंडीशन पे रखने के लिए हमने W sin थीटा का मतलब ये फोर्स वहां से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो P मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, W sin थीटा, वेयर P मिनिमम क्या है, P मिनिमम जो है मिनिमम फोर्स required to hold the block in position, ये P मिनिमम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं है, इफ फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो फ्रिक्शन है वो अब जीरो नहीं है, तो P मिनिमम कितना होगा, P मिनिमम कितना होगा, P मिनिमम P मिनिमम कितना होगा, कितना P मिनिमम रिक्वायर्ड है हमारे पास, सिंपल W sin थीटा माइनस म्यू एन, क्या है, W sin थीटा माइनस म्यू एन। ये जब फ्रिक्शन हमारा एक्ट कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब जो हमारे पास मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक इन पोजीशन जो है वो कितना है, W sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स एन, W sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स एन, ठीक है, यह है आपका म्यू, W sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स एन। अब लिमिटिंग कंडीशन में बात करते हैं, क्या करते हैं, लिमिटिंग कंडीशन पे हम बात करने जा रहे हैं। एट लिमिटिंग कंडीशन, इस ब्लॉक को होल्ड कर रखना है, मतलब जितना डाउनवर्ड्स होगा उतना ही आपका अपोजिट में मिलने वाला, मतलब अपोजिट लगाना होगा। लिमिटिंग कंडीशन का मतलब यही है कि इस ब्लॉक को यहीं पे रखना है, ये मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये W sin थीटा है, यहां से भी हमने W sin थीटा को ही अप्लाई करना होगा। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले बात की थी फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, तब जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है इस ब्लॉक को होल्ड करने में, वो मतलब अगर इस ब्लॉक को होल्ड रखना है तो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो W sin थीटा है। अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं है तब जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना है, W sin थीटा माइनस म्यू एन। इतना फोर्स हमें रिक्वायर्ड है इस ब्लॉक को मतलब इसी पोजीशन पे रखने के लिए, ठीक। अब मैं कह रहा हूं लिमिटिंग कंडीशन, मतलब जितना आपका ये स्लाइडिंग फोर्स आ रहा है, जितना स्लाइडिंग फोर्स आ रहा है उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी आना चाहिए। जितना स्लाइडिंग फोर्स आ रहा है, जितना ये मतलब इस ब्लॉक पे ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उतना ही आपका इस डायरेक्शन में, इस डाउनवर्ड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए, या जो आपका डाउनवर्ड फोर्स है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब ये लिमिटिंग कंडीशन में होगा, ठीक है। तो एट लिमिटिंग कंडीशन एट लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा, एट लिमिटिंग कंडीशन जो है, एट लिमिटिंग कंडीशन आपका W sin थीटा जो है वो बराबर होगा म्यू एन के बराबर। इसके बराबर म्यू एन के बराबर होगा, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में आपका जो ब्लॉक है वो आ चुका है म्यू एन के बराबर। अब एन के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, यह है W sin थीटा इक्वल्स टू म्यू, और एन के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, W cos थीटा। अब यहां से W एंड W कैंसिल, sin थीटा
बाई cos थीटा इक्वल्स टू म्यू आएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू म्यू। और ये साइन थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। हमें चाहिए थीटा, एंगल ऑफ रिपोज। तो थीटा जो है वो आएगा tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। क्या आप यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में कोई डिफरेंस देखते हो? क्या यहां पे कोई हमें डिफरेंस नजर आ रही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में? हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था जो हमने डिस्कस किया वो बराबर था, जिसको हमने फाई से डिनोट किया था, वो बराबर आया किसके, tan इनवर्स म्यू के। जैसे हमने एंगल ऑफ रिपोज देखा, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, लिमिटिंग कंडीशन तक लाना है इस ब्लॉक को, आपने उतनी इंक्लेशन प्रोवाइड करनी है ताकि जो ये ब्लॉक है वो क्या हो जाए, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए। तो लिमिटिंग कंडीशन में लाने के लिए आपने इस सरफेस को एंगल ऑफ रिपोज जो कि थीटा है, थीटा इंक्लेशन प्रोवाइड की। अब जो हमने थीटा निकाला यहां से एट लिमिटिंग कंडीशन, वो थीटा जो है वो tan इनवर्स म्यू के बराबर आ रहा है, और जो आपका फ्रिक्शन एंगल था वो भी tan इनवर्स म्यू के ही बराबर आ रहा था। ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये यहां से हमने कंक्लूजन निकाला। थैंक यू।